गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। 2D मोशन के अंदर हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे, सर्कुलर मोशन। एक अपन 2D मोशन के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन, और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वैसे तो अपन जानते हैं, कोई भी पार्टिकल दे रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, वो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आप क्या करेगा, एक फिक्स डिस्टेंस बनाएगा और फिक्स डिस्टेंस बनाकर क्या करेगा, मूव करेगा। जैसे मान के चलो ये कोई पार्टिकल दे रखा है, इस पार्टिकल का मास दे रखा है स्मॉल m, और ये पार्टिकल जो है इस पॉइंट O से, ये मान के चलते हैं हमारे पास कोई भी स्मॉल r डिस्टेंस दे रखी है, इस स्मॉल r डिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखेगा इस पॉइंट O से, और पॉइंट O से इस डिस्टेंस को कांस्टेंट बनाकर यदि ये मूव करता है इस तरीके से सर्किल पाथ में या सर्कुलर पाथ हमारे पास गेन होता है, या इस तरीके की जो मोशन होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स सच ए टाइप ही रिमेन्स, या अपन ये कह सकते हैं इट रिमेन्स फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट, इट मेक्स पर्टिकुलर डिस्टेंस या इट मेक्स ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस बनाकर यदि ये ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इस तरह का जो मोशन होता है, सच टाइप ऑफ मोशन इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। एक बार और अपन डिस्कस करते हैं। व्हेन ए पार्टिकल या व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves such type, it makes a fixed distance from the particular point, such type of motion is known as circular motion। इस तरह की जो मोशन होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन कहते हैं। जैसे अपन सर्कुलर मोशन की बात करें तो कोई भी सर्किल पाथ में यदि कोई पार्टिकल मूव्स करता है वो सब कुछ किस में आता है, सर्कुलर मोशन में आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक? मैं यहाँ पे इस सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स की बात करता हूँ। दो मोशन हमारे पास होगी, एक हमारे पास होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेकंड हमारे पास जो होती है वो होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो तरह की हमारे पास मोशन होगी, एक होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एक हमारे पास होगी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एट एवरी पॉइंट्स ऑफ द सर्कल पाथ, जो भी सर्कुलर पाथ हमारे पास होगा उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। उसके हर पॉइंट पर वेलोसिटी यदि कांस्टेंट रहती है तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इसके हर पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो अपन ये कहें सर्कुलर मोशन इन विच एट एवरी पॉइंट्स वेलोसिटी या वैल्यू ऑफ वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। If velocity at every points of the circular path is constant, this is known as uniform circular motion. And if at every point velocity of particle is different, अगर हर पॉइंट पर वेलोसिटी की वैल्यू अगर आपके पास डिफरेंट है तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगी। तो दोनों तरीके के सर्कुलर मोशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया। यूनिफॉर्म में हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट इज इक्वल, एंड velocity of particle at every points is different। अगर हर पॉइंट पर आपके पास डिफरेंट होता है तो नॉन यूनिफॉर्म, हर पॉइंट पर आपके पास कांस्टेंट होता है तो ये हमारे पास होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर है? जब भी सर्कुलर मोशन की अपन बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जब भी अपन सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो यहाँ पर दो तरीके के एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। कितने तरीके की एक्सेलरेशन की बात करेंगे? दो तरीके के एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक एक्सेलरेशन जो होता है वो तो आपके पास होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्योंकि हम ऑलवेज ये कहते हैं कि जो डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो ऑलवेज कौन सी डायरेक्शन में होती है? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होती है। जैसे मान के चलो इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट खींचूँ तो इस तरीके से होगी, इस पॉइंट पर खींचे तो इस तरीके से टेंजेंट डायरेक्शन होगी, अगर इस पॉइंट पर अपन डायरेक्शन खींचते हैं तो इस तरीके की होगी। हर पॉइंट पर हमारे पास डायरेक्शन इस तरीके से होगी वेलोसिटी की। तो एक तो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक हमारे पास होता है रेडियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? रेडियल। इससे अपन
इसे अपन सेंट्रीपिटल एसेलरेशन भी कहते हैं। कौन सा एसेलरेशन कहते हैं? सेंट्रीपिटल एसेलरेशन भी कहते हैं। या तो इससे बोलो रेडियल एसेलरेशन या फिर बोलो सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। ये जो टेंजेंशियल होता है इसकी डायरेक्शन तो हमेशा टेंजेंट में होती है, और रेडियल एसेलरेशन की हमेशा जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा सेंटर पॉइंट की तरफ होती है। जैसे इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर आपके पास इस तरीके से होगी, इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर आपके पास हमेशा जो होगी वो सेंटर पॉइंट की तरफ होगी। ये रेडियल एसेलरेशन होता है। और ध्यान रखना, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलेशन वो कर रहा है या सर्कुलर मोशन के अंदर यदि घूमता है तो सर्कुलर मोशन के लिए ये रेडियल एसेलरेशन कंपलसरी होता है। दोबारा क्या बोला मैंने? अगर कोई भी पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर यदि मूव करता है तो सर्कुलर पाथ पर मूव करने के लिए ये वाला एसेलरेशन कंपलसरी होता है, रेडियल एसेलरेशन। यदि ये रेडियल एसेलरेशन नहीं है, इट मीन्स ये आपके पास सर्कुलर पाथ पर रोटेट नहीं करेगा। टेंजेंशियल आपके पास क्या होता है? ऑप्शनल होता है। अगर टेंजेंशियल हो इट्स ओके, नहीं हो तब भी ये सर्कुलर पाथ पर मूव कर सकता है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में केवल रेडियल एसेलरेशन होता है, मात्र केवल रेडियल एसेलरेशन होता है। किसमें? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। और नॉन यूनिफॉर्म एसेलरेशन के या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो इसमें दोनों तरीके के एसेलरेशन हमारे पास काम में लेते हैं। टेंजेंशियल एसेलरेशन भी जनरेट होता है और रेडियल एसेलरेशन भी जनरेट होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो केवल रेडियल एसेलरेशन जनरेट होगा, और नॉन यूनिफॉर्म यदि मोशन है तो हमारे पास टेंजेंशियल एसेलरेशन भी जनरेट होगा और दूसरा हमारे पास रेडियल एसेलरेशन भी जनरेट होगा। दोनों तरीके के एसेलरेशन जनरेट होते हैं। कब? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो इंपॉर्टेंट चीज़ निकली, जब भी सर्कुलर मोशन की बात करेंगे दो तरीके के एसेलरेशन, फर्स्ट टेंजेंशियल, सेकेंड रेडियल। यूनिफॉर्म में केवल रेडियल एसेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर टेंजेंशियल एसेलरेशन और प्लस हमारे पास रेडियल एसेलरेशन, दोनों ही जनरेट होते हैं। अब दोनों के एग्जांपल देता हूँ। इन विच कंडीशन इट डिनोट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर, और इन विच कंडीशन या एग्जांपल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे मान के चलो, एक मैंने क्या लिया, धागा ले लिया, थ्रेड, रस्सी ले ली, ठीक है। ये जो थ्रेड मैंने ले रखा धागा, इसके एक सिरे को तो मैं ऐसे पकड़ लेता हूँ, और पकड़ने के बाद नीचे वाला जो सेकंड आपके पास टर्मिनल दे रखा है उससे मैं क्या करता हूँ, एक किसी भी पार्टिकल को बांध लेता हूँ। मतलब स्मॉल m मास के किसी पार्टिकल को अपन ने बांध लिया। बांधने के बाद अपन क्या करते हैं, इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं। मतलब ये पार्टिकल इस तरीके से हॉरिजॉन्टल, आपके पास जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल पाथ में इस तरीके से मूव करेगा। यस और नो? करेगा ना? अगर मैं धागे को घुमाता हूँ इस तरीके से यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल पाथ पर इस तरीके से मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ये जो प्लेन है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में इस तरीके से मूव करता है। अब अगली चीज़ क्या करते हैं, अब मैं धागे को इस तरीके से घुमाता हूँ, इस तरीके से रोटेट किया। अगर इस तरीके से रोटेट करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो इस तरीके से चलेगा। ये कौन सा प्लेन हो गया? वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है ना। दो तरीके से, थ्रेड को मैं एक बार तो ऐसे घुमा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक बार आपके पास वर्टिकल प्लेन के अंदर घुमा रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जो सर्कुलर मोशन होती है वो होती है यूनिफॉर्म, और जो वर्टिकल प्लेन के अंदर होती है, वर्टिकल प्लेन के अंदर कौन सी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। बोलो क्लियर? अगर मान के चलो एक बार और डिस्कस करते हैं, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन है इट डिनोट्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और यदि मान के चलो हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? वर्टिकल प्लेन की, तो वर्टिकल प्लेन में यदि सर्कुलर मोशन होती है तो वो किसको डिनोट करता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिनोट करता है। तो दोनों के एग्जांपल अपन डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म को भी डिस्कस करेंगे और किसको भी डिस्कस करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो? नेक्स्ट अपन क्या है, सर्कुलर मोशन को अपन स्टडी करने से पहले, सर्कुलर मोशन को स्टडी करने से पहले मुझे कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एक मुझे ज़रूरत पड़ेगी इसमें एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर
वेलोसिटी। और तीसरा अपन बात करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। इन तीन चीज़ों की मुझको ज़रूरत पड़ेगी जब मैं सर्कुलर मोशन को डिफाइन करना चाहूँगा। बाकी और भी क्वांटिटीज है, लेकिन अभी अपन का इन्हीं से काम चल जाएगा। बाकी हम जब रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे, रोटेटरी का मतलब सारे जो पार्टिकल, यहाँ तो मैं केवल एक ही पार्टिकल लेके चल रहा हूँ। अगर मान के चलो जैसे फ़ैन की बात करें तो फ़ैन के अंदर तीनों आपके पास जो इसके पंख होते हैं, विंड्स होती हैं, तीनों विंड्स आपके पास घूमती हैं। तो अपन केवल यहाँ पे केवल एक पर्टिकुलर पार्टिकल को लेके चल रहे हैं। इसमें तीन चीज़ों को मैं डिफाइन कर रहा हूँ: एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं। एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। ये ओमेगा का सिंबल होता है, ओमेगा। इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। डब्ल्यू नहीं बनाना है, डब्ल्यू बना दिया गलत है, ओमेगा इस तरीके से बनाना है आपके पास। क्लियर है? और ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इस एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। ओके, क्या क्या बताया मैंने? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम डेल्टा थीटा से डिनोट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसे अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। अब जैसे मान के चलो इस सर्कुलर पाथ के अंदर बात करते हैं, इस सर्कुलर पाथ के अंदर बात करते हैं। इस सर्कुलर पाथ में ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखी है। अभी पार्टिकल इस पॉइंट ए पर है, पार्टिकल पॉइंट ए पर है, और पार्टिकल पॉइंट ए पर है तो इसका एंगुलर, यदि मैं पोजीशन की बात करूं तो इसकी एंगुलर पोजीशन θ1 मान लेता हूं। एंगुलर पोजीशन कितनी मान लेते हैं? θ1 मान लेते हैं। और मान के चलो पॉइंट ए से अब पार्टिकल पहुंच जाता है पॉइंट बी पर, ऐसे पॉइंट बी पर पहुंच गया। तो ये मैं इसका एंगुलर पोजीशन निकालूंगा, तो एंगुलर पोजीशन क्या निकालूंगा? θ2। एंगुलर पोजीशन θ1, ये एंगुलर पोजीशन θ2। और पॉइंट ए से और पॉइंट बी के बीच में कितनी एंगुलर का आपके पास, या कितने कोण से ये डिस्प्लेस हुआ है? तो जितने कोण से ये डिस्प्लेस हुआ है, जितने एंगल से, ये डेल्टा थीटा ही हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। इट मीन्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। Change in angular position of particle in circular motion. Change in angular position of particle in circular motion, this is known as angular displacement, and it is measured in always radian. It is not measured in degree, it measure in radian. हमने पढ़े दो सप्लीमेंट्री यूनिट, एक होती है रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। और रिलेशन भी पढ़ा है डिग्री एंगल और अपने पास रेडियन एंगल में 180 डिग्री इज इक्वल टू वी नो डेट कितना होता है? पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास कितने रेडियंस होते हैं? पाई रेडियंस होते हैं। तो डेल्टा थीटा को जो मेजर करोगे ऑलवेज रेडियन के अंदर मेजर करोगे। अगर डिग्री में आ जाए तो उसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन के अंदर। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखोगे। चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन, दिस इज नॉन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच इज मेजर्ड ऑलवेज इन रेडियन। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू θ2 माइनस θ1। क्लियर? अब मान के चलो इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में इसको टाइम लगा डेल्टा टी। क्या लगा? डेल्टा टी टाइम लगा। तो डेल्टा टी अगर टाइम लगा तो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, इट इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। इट मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। और कोई कह देता है डेल्टा टी की वैल्यू बहुत कम है, इट मीन्स लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू टेंडिंग टू 0, देन इट कैन बी डिनोटेड बाई डी थीटा डी टी। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाई डेल थीटा डेल टी को अगर ये कंडीशन लगा देते हैं तो ये इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंस्टेनियस एंगुलर वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है डी थीटा डी टी। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा v इज इक्वल टू हम लोगों ने किया था डेल्टा एस डेल्टा टी, और जैसे ही लिमिट लगाते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 तो अपन इसको किस से रिप्लेस कर देते हैं? डी एस डी टी से। पढ़ा है ना हम लोगों ने? वही चीज़ यहाँ पर है।
तो अगर ओमेगा की बात करते हैं, इट मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास बताओ क्या हो जाएगा, डी थीटा डी टी। तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, दिस इज नॉन एज एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो अपने पास कितनी डेफिनेशंस क्लियर हुई? एक तो हुई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक हमारे पास निकला एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एंगुलर एसेलरेशन। किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एंगुलर एसेलरेशन के बारे में बात करते हैं। एंगुलर एसेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, ये होता है डी ओमेगा डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। रेट ऑफ change of angular velocity of particle, this is known as angular acceleration, and this angular acceleration is denoted by alpha. Angular acceleration is denoted by alpha and alpha is equal to बोलो कितना, d ओमेगा dt। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो मैंने आज आप लोगों को 3 टर्म्स के बारे में क्लियर किया है। कौन कौन सी टर्म्स क्लियर की है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्लियर किया है, एंगुलर वेलोसिटी क्लियर की है, एंगुलर एसेलरेशन। ओमेगा होता है डी थीटा डी टी, अल्फा होता है डी ओमेगा डी टी। और नेक्स्ट हम लोगों ने एसेलरेशन के बारे में जो डिस्कस किया था कि कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पर मूव करती है तो रेडियल एसेलरेशन कंपलसरी होता है। क्या बोला? रेडियल एसेलरेशन कंपलसरी होता है। तो हम नेक्स्ट क्लासेज में रेडियल एसेलरेशन की कैलकुलेशन करेंगे कि रेडियल एसेलरेशन हमारे पास कितना होता है, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एसेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है। थैंक यू।